प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, और टॉपिक का नाम है सत्ता या प्राधिकार। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर 1% निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में अगर एग्जाम में न भी आता है तो लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में इसके अंदर जो पार्ट हैं, आगे आप देखेंगे इसके अंदर जो पार्ट है उसमें निश्चित रूप से लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में तो आने के पूरे पूरे 101% चांस हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए सबसे पहले अपन प्रस्तावना देखते हैं। किसी भी संगठन या राजनीतिक व्यवस्था के लिए सत्ता एक आवश्यक तत्व है। सत्ता को संगठन या राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। सत्ता को क्या कहा जाता है? संगठन या राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा। क्यों? क्योंकि संगठन या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को, उस संगठन को चलाने में, उसमें व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में सत्ता ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सत्ता के बिना वो संगठन या वो व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। आगे देखिए, संगठन का स्वरूप चाहे परिवार के समान छोटा हो या अंतर्राष्ट्रीय आधार पर विस्तृत हो, परंतु सत्ता का उसमें किसी न किसी रूप में वास अवश्य होगा, क्योंकि सत्ता ही समस्त राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे प्रभाव, शक्ति तथा नेतृत्व का मूल उपकरण है। चाहे प्रभाव है, प्रभाव यानी दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना। जब आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो फिर आप उसके आदेशों का पालन करने लग जाते हैं। शक्ति का जो तत्व है ये भी सत्ता के बदौलत ही जो है वो वेदता प्राप्त करता है। शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो भी राजनेताओं से, अधिकारियों से, मतलब सत्ताधारियों से और बना करके रखने का प्रयास करता है। नेतृत्व जो होता है, लीडर जो होता है, वो भी अपने समूह के अंदर समूह के लोगों से आज्ञा पालन करवाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब राजनीतिक प्रक्रियाएं ये सत्ता पर ही आधारित होती हैं। सत्ता ही इनका मूल उपकरण होती है। तथा नीति निर्माण, समन्वय, प्रत्यायोजन, अनुशासन आदि सभी राजनीतिक क्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होते हैं। चाहे नीतियों का निर्माण करना हो, चाहे समन्वय व्यवस्था में समन्वय स्थापित करना हो, अलग अलग व्यवस्था में, अलग अलग विभागों में प्रत्यायोजन या शक्ति का डेलीगेशन करना हो, प्रत्यायोजन करना हो या अनुशासन स्थापित करना हो, इन सब के मूल में क्या होता है? सत्ता ही प्रमुख होती है। ये प्रस्तावना थी। अब देखिए आगे, सत्ता का अर्थ। सत्ता यानी प्राधिकार, एक ही बात है। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आक्टोरिटोस शब्द से हुई है। आक्टोरिटोस, जिसका अर्थ है बढ़ाना या विस्तृत करना। अर्थात सत्ता वह योग्यता या गुण है जो इच्छा, संकल्प या पसंद का विवेक के साथ समन्वय कर उसका विस्तार करती है। तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे सत्ता या प्राधिकार का मतलब क्या है? बढ़ाना या विस्तृत करना। मतलब ऐसा ऐसा गुण है या ऐसा योग्यता है जो हमारी इच्छा होती है या हमारा संकल्प शक्ति होती है, उसको हम विवेक के साथ समन्वय करके उसका विस्तार करते हैं। आगे देखिए, सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया गया है और इसे आदेश देने एवं उसका पालन करवाने के आधार के अधिकार की संज्ञा दी जाती है। सत्ता किसी संगठन में स्थापित वैधानिक शक्ति होती है जिसका प्रयोग कर संगठन का उच्च व्यक्ति निर्णयन के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, सत्ता का मतलब क्या है? अगर अपन व्यक्ति के संदर्भ में सत्ता का मतलब देखें तो देखिए कि अगर कोई किसी से अपनी मर्जी के आधार पर कुछ ऐसे काम करवा सकता है जो वो अन्यथा नहीं करता, तो इसे क्या कहेंगे? इसे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति पर सत्ता कहा जाता है। कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास सत्ता है। ठीक है। अगर हम इसको समूह के आधार पर देखें तो ऐसे फैसले करना है जिन्हें मानने के लिए दूसरे लोग मजबूर हो। कि लीडर, मान लीजिए लीडर जो होता है, नेतृत्व जो होता है, वो ऐसे फैसले करे कि उसके जो अधीनस्थ जो लोग हैं, उसके जो अनुयायी हैं, वो उसके निर्णयों को मान लें। अगर वो मान लेते हैं तो इसका मतलब लीडर के अंदर, नेतृत्व के अंदर सत्ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अध्यापक होता है, वो कक्षा के अंदर जो डिसीजन लेता है, जो ऑर्डर देता है, अगर कक्षा के सभी विद्यार्थी उस ऑर्डर को मान लेते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो इसका मतलब है कि अध्यापक के पास में सत्ता है।
ठीक है। अगर उसका विरोध करते हैं इसका मतलब उसके पास में अथॉरिटी नहीं है, सत्ता नहीं है। ऐसे ही परिवार जो होता है, तो परिवार के अंदर अगर माता पिता के आदेशों का पालन परिवार के सदस्य जो है पालन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो इसका मतलब माता पिता के पास में सत्ता है। तो सत्ता एक मतलब गुण है, एक योग्यता है जो अधीनस्थों से आज्ञा पालन कराता है, ठीक है। और ये कोई भी संगठन होता है, उस संगठन में ये वैधानिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। संगठन के अंदर ये सत्ता जो किस रूप में कार्य करती है, वैधानिक शक्ति के रूप में कार्य करती है। क्योंकि कोई भी संगठन होता है उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, और उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को उस पद की जिम्मेदारियां प्रदान की जाती है, पदाधिकारी बनाया जाता है। तो वो पदाधिकारी जो होता है वो अपने संगठन के शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करता है। इस वजह से उस संगठन के जो लोग होते हैं वो उसका पालन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए सत्ता की परिभाषाएं। देखिए सत्ता की अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ये एक विद्वान है हेनरी फियोल, इनकी परिभाषा देखिए, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति। सत्ता का मतलब क्या है, आदेश देने का अधिकार और उसके पालन करवाने की शक्ति। अगर आप आदेश दे सकते हैं किसी को और अधीनस्थ आपके आदेश का पालन करते हैं, तो इसका मतलब आपके पास में क्या है, सत्ता है, ठीक है। इसके बाद एक विद्वान है डेविस, इनकी परिभाषा देखिए, सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है। सत्ता में क्या होता है, निर्णय लेने और आदेश देने। अगर आप निर्णय ले सकते हैं और अगर आप अधीनस्थों को आदेश दे सकते हैं, जो निर्णय लिया गया उस निर्णय का पालन करा सकते हैं, तो इसका मतलब आप सत्ताधारी हैं, आपके पास में सत्ता है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर सत्ता का सामान्य अर्थ इस प्रकार बताया जा सकता है। देखिए पहला है, सत्ता राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। दूसरा है, सत्ता शक्ति से भिन्न है किंतु यह स्वयं आदेश पालन कराने की संस्थागत शक्ति है। शक्ति से वैसे अलग है, लेकिन ये स्वयं आदेश पालन कराने की संस्थागत व्यवस्था है। मतलब संस्थागत का मतलब पद में या संगठन में निहित शक्ति है। मतलब सत्ता जो होती है वो किसी भी संगठन में या पद में निहित होती है। वो संगठन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी प्रकार का संगठन हो सकता है, किसी प्रकार की संस्था हो सकती है, लेकिन सत्ता हमेशा जो है वो संगठन या किसी पद में या सत्ता वो संस्था के अंदर ही निहित होती है। फिर है, सत्ता उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी के बीच एक संबंध है। उच्च अधिकारी अपने आदेश के पालन की आशा रखता है और अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आदेशों के पालन की इच्छा रखता है। तो सत्ता जो होता है, सत्ता जो होती है उसमें क्या होता है, आदेश दिया जाता है और अधीनस्थ जो है वो स्वेच्छा से इस आदेश का पालन करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। फिर सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, उसका ये गुण उसे औचित्य प्रदान करता है। मूल्य सापेक्ष होती है का मतलब क्या होता है, न्याय और नैतिकता और कानून के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी संगठन, कोई भी सत्ता, कोई भी पदाधिकारी जो होता है वो संगठन के नियमों के विरुद्ध जाकर के किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता। कलेक्टर है तो वो कलेक्टर के पद की शक्तियों के अकॉर्डिंग ही जो ऑर्डर दे सकता है अधीनस्थ अधिकारियों को। अगर वो अपने पद का मिसयूज करके और गलत तरीके से गलत काम करने के लिए ऑर्डर दे रहा है, तो अधीनस्थ उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर सकते हैं। कोई मंत्री है, वो कलेक्टर को गलत काम करने का ऑर्डर दे रहा है, तो वो कलेक्टर उसका आदेश मानने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है। तो सत्ता जो होती है वो मूल्य सापेक्ष होती है, न्याय, नीति, कानून और नैतिकता के अकॉर्डिंग होती है, और इसी गुण की वजह से उसको औचित्यता प्राप्त होती है। औचित्यता का मतलब होता है वेदता, मतलब उसी वजह से अधीनस्थ लोग और बाकी जो लोग होते हैं वो उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके अंदर आस्था रखते हैं, उस पद को या उस पदाधिकारी को स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं। फिर है, मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का आधार स्वीकृति और जनसहमति बन जाता है। तो मूल्य सापेक्ष अभी बताया मैंने आपको, इस कारण से उसको औचित्यपूर्णता प्राप्त हो जाती है, मतलब जनता की वैधता मिल जाती है, वैलिडिटी मिल जाती है उसको, और इससे जनता की स्वीकृति और सहमति का वो आधार बन जाती है। वो सत्ताधारी जो होता है वो उसको जनता की स्वीकृति और सहमति प्राप्त हो जाती है, अधीनस्थों की सहमति और स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। फिर है, मूल्यात्मक, औचित्यपूर्ण व स्वीकृति के गुणों के कारण सत्ता में प्रभाव अवश्य उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में प्रभाव और सत्ता में अंतर होता है। तो इन गुणों के कारण से
मूल्य सापेक्ष होने के कारण से, औचित्यपूर्ण होने के कारण से और स्वीकृति का गुण उसमें विकसित होने के कारण से सत्ता में क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कि आप अगर इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो अधीनस्थ जो होते हैं वो फिर आपसे प्रभावित हो जाते हैं और वो आपके आदेशों का पालन करने लग जाते हैं, विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप मूल्य सापेक्ष होकर के मतलब न्याय, नीति और नैतिकता के अकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको आपके आदेशों का जो है आपके आपके अंदर वो प्रभाव नहीं होगा, लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और आपकी बातों का, आपके आदेश का विरोध भी कर सकते हैं। तो इस वजह से सत्ता में क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तव में सत्ता और प्रभाव में अंतर है, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर आगे देखिए, सत्ता के प्रकार। मैक्स वेबर ने सत्ता के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। अब मैंने अभी बताया था शुरू में आपको कि भले निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में नहीं आए लेकिन लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के रूप में जरूर आएगा। तो एक तो ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बनता है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो पहला है परंपरागत सत्ता। देखिए, जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि परंपरा से ऐसा ही होता आया है तो सत्ता के इस प्रकार को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। वास्तव में अधीनस्थ परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज आदि को स्वयं में पवित्र एवं औचित्यपूर्ण मानते हैं और इसलिए वे इन पर आधारित सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का मतलब ये होता है कि कोई भी जो सत्ता होती है अगर वो परंपरा के ऊपर आधारित होती है, परंपरा के आधार पर आधारित होती है, रीति रिवाज है, प्रथा है, परंपरा है, इनके आधार पर आधारित होती है और इनके आधार पर जो सत्ताधारी है वो अधीनस्थों को ऑर्डर देता है, तो ऐसी सत्ता जो होती है वो परंपरागत सत्ता कहलाती है। ऐसे सत्ताधारी का आदेश जो होता है वो परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से मानते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो सत्ताधारी हमें ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर देने का उनको अधिकार है, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे समाज के अंदर परिवार का मुखिया जो है वो पिता होता है, तो पिता जो होता है वो परिवार के बाकी सदस्यों को कंट्रोल करता है, उनको आदेश देता है, परिवार के सदस्य भी उसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, ये परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। दूसरा प्रकार है बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। इसमें देखिए, जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि उसके आदेश बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित होने के कारण औचित्यपूर्ण हैं, तो वे सत्ता के इस प्रकार को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इस प्रकार का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है और ये माना जाता है कि सत्ता सत्ताधारी व्यक्ति में नहीं अपितु संविधान द्वारा निर्मित उसके पद में निहित होती है। बौद्धिक कानूनी सत्ता अपनी प्रकृति से संवैधानिक सत्ता है और कानून द्वारा स्वीकृत है, अतः बौद्धिक कानूनी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। तो दूसरा जो प्रकार बताया है वो बौद्धिक, कानूनी या फिर वैधानिक नौकरशाही सत्ता। इसमें क्या होता है कि जो अधीनस्थ होते हैं वो सत्ताधारी के आदेश का पालन इस आधार पर करते हैं कि आदेश देने वाला जो होता है उसको संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा वो आदेश देने का पावर दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है, उस वजह से वो आदेश दे रहा है और अधीनस्थ उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे कलेक्टर के पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वो हमारे से उम्र में और एजुकेशन में छोटा ही है, लेकिन अगर वो कलेक्टर की पोस्ट पर है तो हम उसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, कोई भी उसके आदेश का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑर्डर दे रहा है ये ऑर्डर देने का उसको संविधान ने और कानून ने पावर दी है, अधिकार दिया है, इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर सकते। बाकी जनरली अगर हमारे से कम पढ़ा लिखा या हमारे से छोटा आदमी अगर हमें ऑर्डर देगा तो हम उसको मानने से इनकार कर सकते हैं या विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति कलेक्टर की पोस्ट पर है या एसडीएम की पोस्ट पर है या डीएम की पोस्ट पर है या किसी पोस्ट पर है तो हम इसलिए उसके आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो आदेश दे रहा है वो आदेश देने का उसको कानून से, संविधान से पावर मिला हुआ है। तीसरा जो है प्रकार सत्ता का वो है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। देखिए, जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशिष्ट व्यक्तित्व और कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता कहा जाता है। सत्ता का यह प्रकार व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित होता है।
इसके अंतर्गत अधीनस्थ व्यक्ति वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों का पालन व्यक्तिगत प्रभाव के कारण करते हैं। इस करिश्माई सत्ता में प्रायः कोई प्रत्यायोजन नहीं होता है तथा अधीनस्थ व्यक्ति सत्ताधारी के सेवक के रूप में व्यवहार करते हैं। तो तीसरे प्रकार की सत्ता कौन सी बताइए? चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, कि आप सामने वाले के चमत्कारी व्यक्तित्व से या करिश्माई व्यक्तित्व से और कृतित्व से प्रभावित होकर के उसके आदेशों का पालन करने लग जाते हैं, तो ये कहलाती है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, सीनियर तक स्कूल में पढ़ा, तो आप जब तक स्कूल में पढ़े तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जितने भी सर थे, 5 या 10 जितने भी टीचर थे, उनमें से कोई एक टीचर जो था वो इतना प्रभावशाली होता था कि उसके आदेश का पालन विद्यार्थी अवश्य करते थे। कोई भी विद्यार्थी उसका विरोध नहीं करता था। बाकी किसी विद्यार्थी के आदेश का विरोध कर सकते थे, उसके सामने बोल सकते थे, लेकिन एक टीचर ऐसा अवश्य आपका रहा होगा जिसका आप सब विद्यार्थी जो थे वो आदेश मानते थे। तो क्यों मानते थे? क्योंकि उसके कृतित्व से और उसके व्यक्तित्व से आप लोग प्रभावित थे। अब है शक्ति की सत्ता से भिन्नता। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि लघुतरात्मक क्वेश्चन अगर बाय द वे नहीं आता है तो निबंधात्मक क्वेश्चन अगर बाय द वे नहीं आता है तो लघुतरात्मक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? शक्ति और सत्ता में अंतर। ये क्वेश्चन बनता है शक्ति और सत्ता में अंतर। देखिए शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, अपन डायरेक्ट देखते हैं। पहला अंतर है, शक्ति व सत्ता व्यक्ति की भिन्न प्रवृत्तियों से संबंधित है। देखिए व्यक्ति में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, शक्ति की कामना तथा सहयोग की कामना। व्यक्ति की शक्ति की कामना व्यक्तियों में शक्ति संघर्ष को जन्म देती है तथा सहयोग की कामना समाज को जन्म देती है। व्यक्ति की यह शक्ति की कामना संबंधी प्रवृत्ति ही शक्ति के रूप में दिखाई देती है और सहयोग सामाजिकता की प्रवृत्ति सत्ता के रूप में दिखाई देती है। तो शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है कि ये दो मनुष्य की दो भिन्न प्रवृत्तियों की द्योतक है। शक्ति और सत्ता व्यक्ति की दो भिन्न प्रवृत्तियों की द्योतक है। जैसे व्यक्ति में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक होती है शक्ति की कामना और एक होती है सहयोग की कामना। ठीक है, तो शक्ति की जो कामना है वो व्यक्तियों में क्या करता है? शक्ति का तत्व उत्पन्न करता है, और सहयोग की जो कामना है वो व्यक्ति में सत्ता का तत्व उत्पन्न करता है। दूसरा है अंतर, शक्ति भौतिक तत्व है, सत्ता वैधानिक तत्व है। देखिए शक्ति में बल निहित रहता है, इसलिए यह बाध्यकारी होती है। अपने इस लक्षण के कारण शक्ति को भौतिक तत्व माना जाता है, जबकि सत्ता जनसहमति पर आधारित होती है और उसमें प्रभाव निहित होता है। यह राज्य में वैधानिक तत्व के रूप में दिखाई देती है। तो दोस्तों दूसरा अंतर क्या है शक्ति और सत्ता में, कि शक्ति भौतिक तत्व है और सत्ता वैधानिक तत्व है। तो शक्ति में बल निहित होता है, शक्ति में फोर्स निहित तो रहता है, इसलिए बाध्यकारी है कि जो शक्ति धारक व्यक्ति है, शक्तिशाली जो व्यक्ति है, अगर वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा है और आप उसके आदेश का पालन नहीं करें तो फिर वो आपके ऊपर वो बल का प्रयोग करेगा, ताकत का प्रयोग करेगा और आपसे ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएगा। लेकिन सत्ता जो होती है, चूंकि वो जनसहमति पर आधारित होती है और उसमें प्रभाव निहित होता है और उसमें कानून के अकॉर्डिंग वो सत्ताधारी जो है सत्ता का प्रयोग करता है, इस वजह से वो बल का प्रयोग नहीं करता है। आप सरकार के ऑर्डर का, सरकार के आदेश का विरोध भी कर सकते हैं, कलेक्टर के आदेश का विरोध भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर जो है वो गलत है। लेकिन शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो गलत बात भी करे तो भी आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सामने ही आपकी हड्डी फसली एक कर सकता है। तीसरा अंतर है शक्ति साधन है, सत्ता कर्ता। देखिए सत्ता किसी पद में निहित संस्थागत होती है तथा यह निश्चित मूर्त एवं वैधानिक भी होती है। अपने इन गुणों के कारण सत्ता किसी राज व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाती है। इसके विपरीत शक्ति असंस्थागत, अनिश्चित एवं अमूर्त होती है तथा अपनी प्रकृति से वैधानिक नहीं होती है, अतः वह किसी भी व्यवस्था में कर्ता की भूमिका निभाने में असमर्थ होती है। वस्तुतः सत्ता इसे एक साधन के रूप में प्रयोग करती है। तो दोस्तों शक्ति जो होती है वो कर्ता होती है और सत्ता जो होती है वो एक साधन होता है। शक्ति जो होती है वो संस्थागत होती है, निश्चित होती है और मूर्त रूप होती है। शक्ति जो होती है वो असंस्थागत होती है, अनिश्चित होती है और अमूर्त होती है। मतलब वो किसी संस्था में
नहीं होती है, वो अनिश्चित होती है, उसको अपन देख नहीं सकते हैं। लेकिन सत्ता जो होती है वो निश्चित होती है, मूर्त होती है और संस्थागत होती है। आप सत्ता को देख सकते हैं, किसी भी संगठन में आप देखना चाहो तो संगठन का जो प्रमुख पदाधिकारी है उसको देख सकते हैं, सरकार में देखना चाहो तो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति उसको देख सकते हो, प्रशासन में देखना चाहो तो हर स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रमुख जो उस विभाग का, वो देख सकते हो। तो इस प्रकार से शक्ति और सत्ता जो है इसके अंदर ये अंतर पाया जाता है। अगला है मूल्य की दृष्टि से अंतर। शक्ति एक साधन है, अतः यह मूल्य निरपेक्ष होती है, किंतु सत्ता सदैव मूल्य सापेक्ष होती है। जब शक्ति सत्ता के अधीन कार्य करती है तो यह मूल्यात्मक एवं विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करती है, किंतु जब शक्ति सत्ता से स्वतंत्र होकर कार्य करती है तो यह मूल्य विरोधी, विवेकहीन और स्वेच्छाचारी होती है। तो देखो मूल्य की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है कि शक्ति जो होती है वो एक साधन होती है और सत्ता जो होती है वो एक साध्य होती है। तो उस वजह से शक्ति क्या होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, मतलब वो मूल्यों को महत्व नहीं देती है, वो कानून है, न्याय है, नैतिकता है, सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं देती है। जबकि सत्ता जो होती है वो मूल्य सापेक्ष होती है, वो मूल्यों को महत्व देती है, वो कानून और नियम और नैतिकता और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही जो है कार्य करती है। तो जब शक्ति सत्ता के अधीन होकर काम करती है तब तो वो न्यायपूर्ण रहती है। मतलब कलेक्टर अगर मान लीजिए कोई कोई फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कोई फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, बल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो न्यायपूर्ण है, क्योंकि वो न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। वो कोई अपने किसी ऑर्डर का, कानून के किसी ऑर्डर का विरोध करने वालों को सजा देने के लिए वो काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर वो शक्ति जो है वो क्या हो गई, न्यायपूर्ण हो गई। लेकिन अगर वो सत्ता से अलग है, मतलब शक्ति अगर सत्ता से अलग होकर कार्य कर रही है तो फिर वो मूल्य निरपेक्ष नहीं हो, वो मूल्य निरपेक्ष हो जाती है, मतलब फिर वो मूल्यों को महत्व नहीं देती है। फिर तो वो ताकत के आधार पर चाहे जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर सकती है। अगला अंतर है प्रत्यायोजन संबंधी अंतर। देखिए सत्ता का निवास किसी पद संस्था में होने के कारण ये मूर्त एवं निश्चित होती है, यह अपनी प्रकृति से वैधानिक भी है। अतः किसी उच्च सत्ताधारी द्वारा निम्न सत्ता को अपनी सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, किंतु शक्ति में उपयुक्त गुण एवं लक्षण नहीं पाए जाते हैं, अतः उसके द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों सत्ता जो होती है, चूंकि उसका निवास किसी निश्चित व्यक्ति या संगठन में होता है, इसलिए वो क्या होती है, मूर्त होती है और निश्चित होती है, तो उसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है। लेकिन शक्ति जो होती है उसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपना अधिकार, अपना पावर किसी दूसरे को प्रदान करना। जैसे उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो उसके पद के दायित्वों का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई गैंगस्टर है, कोई गुंडा है, तो वो जब है तो उसी से लोग डरेंगे और उसी के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन अगर वो मान लो विदेश चला गया और पीछे से कोई आदमी उसका नाम लेकर के अगर आपसे आदेश पालन कराना चाहता है तो लोग उससे उतना डरेंगे नहीं या उसके आदेश का उतना पालन नहीं करेंगे। अब है शक्ति और प्रभाव में अंतर। तो दोस्तों ये भी लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। देखिए पहला अंतर है शक्ति भौतिक तत्व है, प्रभाव नैतिक तत्व है। शक्ति तो क्या है, भौतिक तत्व है क्योंकि इसमें बल होता है, जबकि प्रभाव में क्या है, प्रभाव क्या है, नैतिक तत्व है। मतलब आप किसी व्यक्ति के कार्यों से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं, फिर उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं। तो प्रभाव में तो नैतिकता हो गई, लेकिन शक्ति में नैतिकता नहीं होती है। सामने वाला जो है वो ताकतवर है, आपको पता है कि आप अगर उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो आपका जो है इलाज भी कर सकता है, ठीक है। तो शक्ति एक भौतिक तत्व है और ये बाध्यकारी होती है, किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है, इसमें बाध्यता नहीं होती है। दूसरा शक्ति मूर्त, प्रभाव अमूर्त। शक्ति को हम देख सकते हैं, प्रभाव को हम देख नहीं सकते हैं। प्रभाव तो महसूस कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के कार्यों से, व्यक्तित्व से अगर प्रभावित हो गए तो आप उसको मानसिक रूप से उसको मतलब महसूस करते हैं, बाकी ऐसे आप उसको दिखा नहीं सकते कि मैं इसके कार्यों से प्रभावित हूँ, ठीक है। लेकिन शक्ति जो है वो सामने प्रकट हो सकती है। किसके पास कितनी, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई भी देश जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है ना, अपने अस्त्र शस्त्रों का, मिसाइलों का, टैंकों का प्रदर्शन करता है समारोह के अंदर, तो वो होगी शक्ति का मूर्त रूप। देखिए शक्ति एक भौतिक तत्व है, अतः उसका प्रयोग एवं उसका परिणाम स्पष्टतः दिखाई देता है,
किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है और अपने प्रयोग में ये एक मानसिक क्रिया है, अतः इसका प्रयोग एवं इसके परिणाम स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अगला जो अंतर है वो देखिए, शक्ति अप्रजातांत्रिक है, प्रभाव प्रजातांत्रिक है। शक्ति कैसी होती है? अप्रजातांत्रिक होती है, क्योंकि वो नियम कानून कायदों के हिसाब से काम नहीं करती है। जबकि प्रभाव कैसा होता है? प्रजातांत्रिक, क्योंकि प्रभावित तो आप उस व्यक्ति से होंगे ना जो जिसका आचरण सही है, जिसके कार्य सही हैं, ठीक है ना। अगला अंतर है, शक्ति का क्षेत्र सीमित, प्रभाव का क्षेत्र है सीमित। शक्ति का क्षेत्र सीमित होता है, सत्ताधारी जो व्यक्ति होता है उसका एरिया निश्चित होता है, उसका क्षेत्र निश्चित होता है, वहाँ पर ही उसकी पावर चलती है, उसके बाद उसकी पावर नहीं चलती है। जबकि प्रभाव जो होता है वो सीमित होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति के कार्यों और आचरणों से किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। आप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना आइडियल मानते हो तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, लेकिन आप फिर भी आप उससे प्रभावित हो सकते हो, ठीक है ना। तो प्रभाव जो होता है वो असीमित होता है, कहीं भी रहने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हो सकता है और उसका क्या बन सकता है? फैन बन सकता है। फिर शक्ति कटुता उत्पन्न करती है, प्रभाव सद्भाव। तो शक्ति क्या करता है? कटुता उत्पन्न करता है, क्यों? शक्तिशाली व्यक्ति होता है, सत्ताधारी वो शक्तिधारी जो व्यक्ति होता है वो तो क्या करता है? बल का प्रयोग करता है और उससे क्या होती है? शत्रुता और कटुता उत्पन्न होती है। लेकिन प्रभाव क्या उत्पन्न करता है? सद्भाव, आपसी प्रेम, कि आप जब किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो उसके प्रति आपके मन में अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं। फिर शक्ति निर्विकल्प है, प्रभाव सविकल्प है। मतलब शक्ति निर्विकल्प है कि अगर आप शक्तिधारी व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति के आदेश का पालन नहीं करोगे तो आप जो है मिटा दिए जाओगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके पास उसके आदेश के पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन प्रभाव जो होता है वो सविकल्प है, मतलब आप किसी व्यक्ति के कार्यों से, व्यक्तित्व से प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप चाहें कि नहीं मुझे अब इसका फैन नहीं रहना है तो आप उसका फैन नहीं भी रह सकते हैं, आपके पास विकल्प होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, शक्ति एक बाध्यकारी तत्व है, अतः जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है उसे इसकी पालना करनी होती है, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। किंतु प्रभाव एक मानसिक क्रिया है और जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है वह इसकी अनुपालना के लिए विवश नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें तीन क्वेश्चन हो गए, एक निबंधात्मक क्वेश्चन हो गया, एक मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार हो गए, ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन अलग से आ सकता है, एक शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है ये अलग से लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ सकता है, एक शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से अगर आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अगर आप आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो आवाज़ आप बंद करके और फिर भी नोट्स के रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके, कॉलेज से रिलेटेड आपकी जो सूचनाएं होती हैं वो आपके पास समय पे आ सकें।